चलिए, तो हम लोग पूर्व की क्लास में यूरोपियन कला पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी। आज उसी क्रम में आगे पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की कला। मिस्र की कला को ही हम लोग कहते हैं मृतकों की कला या मृतकों के टीलों की कला, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक ये जो कला का उद्भव हुआ है उसका कारण कहीं ना कहीं धर्म ही रहा और धर्म से जोड़कर ही इस कला का उद्भव हुआ। यहाँ के लोग क्या करते थे, जो लोग यानी जो इनके राजा और रानी जो सबसे ज्यादा प्रिय हुआ करते थे, वो जब मृत हो जाया करते थे यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो लोग जो है एक ताबूत यानी तख्त ताबूत में रख कर यानी लेप वगैरह आदि लगाकर उसको जो है एक पिरामिड के रूप में समाधि बनाते थे और उसमें उसको रखते थे। उनका मानना ये था कि ये जो हमारे राजा हैं या हमारे प्रिय रानी हैं, कभी ना कभी ये जीवित होंगे। पहले तो उनकी ऐसी मान्यता रही, इसलिए लेप वेप लगा के रखा जाता है, जिसे आजकल लोग मम्मी भी बोलते हैं। तो मिस्र के लोग अपने प्रियजनों के लिए, सबसे ज्यादा यहाँ राजा रानी की ही बात की गई है कि जो प्रिय राजा रानी रहते थे शासन में और लोगों के प्रिय होते थे, यानी उनके रहने से उनको संरक्षण अच्छा प्राप्त होता था, तो उनका एक धार्मिक आस्था थी कहीं ना कहीं ये हमारे राजा पुनः जीवित होंगे या फिर पुनः हमें ये प्राप्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की कला, इसी को कहते हैं मृतकों की कला। इसका समय माना गया है 3000 से 300 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व ये इसका समय रहा कि ये कला कब से कब तक रही। जो हमारी ये मिस्र की सभ्यता है, इस मिस्र की सभ्यता का मिस्र की सभ्यता का माना जाता है उद्भव कैसे हुआ है, तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी पर हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास या उद्भव नील नदी की घाटी में हुआ। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिस्र की सभ्यता का किस घाटी या किस नदी से संबंध रहा, तो नील नदी घाटी से संबंध रहा। इस कारण इस सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। इस कारण इस सभ्यता को नील नदी का उपहार कहते हैं। यानी मानना ये है कि नील नदी के उपहार से हमें यह सभ्यता प्राप्त होती है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप एक देश है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप देश है, ठीक है, महाद्वीप देश है। इसे यूरोप वासी क्या कहते हैं, इसे यूरोप वासी क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तथा कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे अश्व यानी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। यानी कुछ लोग इसे मिस्र कहते हैं, ठीक है। यानी माने तो वर्तमान में ये अफ्रीका महाद्वीप देश है उसके अंतर्गत है और इसे यूरोप वासी क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। लेकिन जो कुछ वहाँ के निवासी लोग हैं उसे क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे मिस्र की सभ्यता या मिस्र की कला कहते हैं।
इस सभ्यता की कला का इतिहास 3000 ईसा पूर्व में व्यवस्थित ढंग से हमें प्राप्त होता है। यह संपूर्ण सभ्यता यानी जो ये संपूर्ण सभ्यता है, यह संपूर्ण सभ्यता, ठीक है, किसमें लिखित है या किसमें वर्णित मिलती है? तो ये पूर्ण सभ्यता हम लोग को मिलती है मृतकों की पुस्तक, मृतकों की पुस्तक, इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे बुक ऑफ द डेड, बुक ऑफ द डेड, ठीक है, बुक ऑफ द डेड कहेंगे, में वर्णित है। क्या वर्णित है? इस सभ्यता का इतिहास वर्णित है, यानी इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं मरणों उपरांत, मरणों उपरांत, यानी मरने के बाद, मरणों उपरांत जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित सभ्यता, ठीक। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि यहाँ हमने पहले भी आपको बताया कि जब यहाँ के राजा रानी मृत्यु को प्राप्त करते थे तो लोग अपने प्रिय राजा रानी को पुनः जीवित करने की आस से, या कहिए इस गलत फहमी में भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई मर गया है तो जीवित तो होता नहीं है, तो उसी आधार पर ये लोग उनको सुरक्षित रखते थे, लेप वगैरह लगाया जाता था, ताबूत, और पिरामिड का जो निर्माण होता था, जिस तरह हम लोग पूर्व में बौद्ध कला में पढ़ते हैं कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, चैत्य और विहार गुफाओं में रहकर पूजा गृह और समाधि स्थल इस तरह से बनाते थे, तो वही समाधि ये लोग अपने पिरामिड नुमा बनाते थे, उसमें जो है राजा और रानी को रखते थे और उनकी पूजा भी करते थे, और कहीं कहीं देवी से संबंधित यानी जो पूर्वज इनके माने गए हों उनको ये लोग पूजते थे, ठीक है। इसी को हम लोग अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं, इसी को हम लोग अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं, ठीक है। कैसी कला? अंत्येष्टि संस्कारों की कला। आगे बात करते हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास था, ये लोग ऐसा विश्वास आस्था रखते थे कि शरीर में दो आत्माएं होती थी, ठीक है, उनको पढ़ते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास था, यहाँ के लोगों का विश्वास था कि शरीर की या शरीर में दो आत्माएं होती थी, ठीक। ऐसा इन लोगों का मानना था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है, दो आत्माएं रहती थी। इन्होंने पहली आत्मा को नाम दिया, पहली को क्या नाम दिया? इन्होंने पहली आत्मा को कहा, एक को नाम दिया इन्होंने, यानी पहली को नाम दिया, क्या नाम दिया? बा। किस नाम से? बा नाम से, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती थी। इनका मानना था कि जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती थी, स्वच्छंद विचरण का अर्थ है, निर्जीव का मतलब जिसमें जान ना हो उसे हम लोग निर्जीव कहते हैं, और स्वच्छंद का मतलब खुले तौर पर एकदम कोई बंधन नहीं और घूमती थी, विचरण करना, ठीक है, और उसी शरीर में लौट आती थी, और उसी शरीर में
लौट आती थी। ठीक, ऐसा इनका मानना था। और दूसरी का नाम क्या रखा? दूसरी का नाम रखा था का। दूसरी का क्या नाम था? का। ठीक है, दोनों के नाम याद रखिएगा। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती थी। माना गया कि यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को, ठीक है, शरीर को ज्ञान संपन्न करती थी। ज्ञान संपन्न करती थी। यानी उसे और ज्ञान प्रदान करती थी। इसी विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था। यानी इसी मान्यता के कारण, इसी मान्यता के कारण शरीर को विभिन्न लेपों के द्वारा यानी जो लेप लगाते थे, लेपों के द्वारा या रसायनों के द्वारा, ठीक है, रसायनों के द्वारा, ठीक है, मतलब ये कोशिश की जाती थी कि उस शरीर को अधिक से अधिक जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो रसायनों को उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था। ठीक है, देखिए पूरी अगर बहुत डीपली कहानी पढ़ेंगे तो यही है कि ये लोग कोशिश करते थे, जो इनके राजा, एक तो विलाप आदमी करता ही, अगर प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे राजा, तो कभी जनता को ये नहीं रहेगा कि हम इस राजा को खो दें। लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। तो जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन लोगों का एक मानना था कि अगर हम इस शरीर को रखेंगे तो हमारे राजा लौट आएंगे। और इसी धारणा के कारण इस मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। और पिरामिडों को एक समाधि मानिए, उसमें वो लोग रखते थे कि कभी ना कभी हमारे राजा वापस आएंगे, और अगर शरीर सुरक्षित है तो आत्मा इसमें प्रवेश जरूर करेगी। ऐसी इनकी मान्यता थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मम्मी अम्मी बन गए, भले भूत वूत बन गया हो तो भगवान जाने, लेकिन केवल इतना ही मानिए कि ये धार्मिक स्थिति पे आधारित कला थी। और पिरामिडों की कला भी हम लोग मिस्र की कला को कहते हैं। ठीक है, पिरामिड एक तरीके से समाधि ही मानिए उस समय की। इसके बाद यही कारण है कि मिस्र के निवासी अपने प्रिय रानी, बताया वही कि प्रिय रानी और राजा को अपने शरीर, उनके शरीर को सुरक्षित रखकर, इसी को हम लोग आगे चलकर क्या बोले हैं, मम्मी या ताबूत में रखते थे। उसी को हम लोग क्या कहते थे, मम्मी कहते थे। कभी कभी फोन बज जाने के कारण डिस्टर्बेंस होता है। माने यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिस्र की कला। ठीक, इनका मेन उद्देश्य था धार्मिक मान्यताएं। ठीक है, धार्मिक मान्यताएं, इन पर ये आधारित कला थी। ठीक है, दरवाजा बंद। जिसके प्राचीनतम उदाहरण हम देखें, यानी जो हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं, उदाहरण, ये उदाहरण हमें कैसे प्राप्त हुए हैं, तो प्राचीनतम उदाहरण है समाधि ग्रह एवं पूजा ग्रहों से संबंधित थे। कैसे, समाधि ग्रह, समाधि व पूजा ग्रहों से इनका संबंध था। पूजा ग्रह से इनका संबंध था। ठीक है, इस आधार पर हम बात ये करेंगे कि इनके निर्माण में
सबसे पहले क्या प्रयोग करते थे, जो पूजा गृह या फिर ये जो समाधि गृह बनाते थे, इनकी संरचना कैसे करते थे, तो इनके निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग करते थे? इनके निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनकी दीवारों में जीवन के विभिन्न पक्षों को चित्रित करते थे। अब जाहिर सी बात है, जब इनका निर्माण किया है तो इनकी दीवारों में क्या करते थे? इनकी दीवारों में रेखाओं के माध्यम से चित्रकारी करते थे। तभी तो इनका संबंध होगा चित्रकला से, जब हमें साक्ष्य मिलेंगे। मिस्र की कला का जीवन बिंदु राजा और देवता हुआ करते थे। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से अगर देखें तो देवताओं में और राजाओं में सीमित होने वाली कला है। ठीक है, कला का प्रयोग इन्हें शान शौकत में करते थे। किनकी शान शौकत में? तो ये क्या करते थे? राजा देवताओं की शान शौकत में, शान शौकत में इस कला का प्रयोग करते थे। या ऐसे कर लिख लीजिए, शान शौकत से कला का संबंध रहा। संबंध रहा, दे दो संबंध रहा। ठीक है, किनसे संबंध रहा? देवताओं के जो है राजसी शान शौकत वैभव के कारण भी इस कला का कहीं ना कहीं उनसे संबंध रहा। मिस्र देश के जो राजा थे उनकी बात करेंगे। मिस्र देश के राजा, थोड़ा सा इरेज कर ले, जगह चाहिए फिर लिखते हैं। मिस्र देश के राजा, ठीक है, मिस्र देश के राजा थे कौन? तूतिन खामेन। कौन थे? तूतिन खामेन। ठीक है, ये मिस्र देश के राजा थे और इनका समय 1332 से 1323 ईसा पूर्व था। कितना था? 1332 से ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, ये इनका समय था। ठीक है, इनके पिता का नाम था अखनातेन। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अखनातेन। ठीक है, अखनातेन। इनका समय माना गया 1353 से 1336। 1353 ईसा पूर्व से 1336 ईसा पूर्व, ये इनका समय। ठीक है, जो तूती खामेन थे, इनकी समाधि राजाओं की घाटी कही गई। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? किनकी? जो ये तूती खामेन है, इनकी समाधि क्या? इनकी समाधि। ठीक, इनकी जो समाधि है वो क्या कही गई? राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे वैली ऑफ द किंग। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में स्थित। किसकी समाधि? तूती खामेन की। ठीक है, इसके बाद महारानी, कौन महारानी थी? महारानी की बात कर ले, वो तो राजा हो गए। जो महारानी थी वो कौन थी? नेफरतीति। कौन? नेफरतीति। जो नेफरतीति थी ये इन्हीं की पत्नी थी। किनकी? तूती खामेन। ये दोनों क्या थे? राजा और
रानी। तो नेफरतीति, बड़ी ती कर लीजिए, नेफरतीति, ठीक है। इनका संबंध जो था वो किससे था, किस स्थल से था? तो नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम से था। इनका संबंध न्यू किंगडम से था, ठीक है। कहां से था? न्यू किंगडम से था। और इनका समय 1750 से 1850 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। पत्नी किसकी है? तूती खामेन की, ठीक है। अरे सॉरी, इनकी पत्नी थी, ठीक है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाता है, समय अभी ध्यान दिया ना, तो चलिए। तो ये किसकी पत्नी थी? ये आखानातेन की पत्नी थी। ये प्राचीन राजा, लिख लीजिए, प्राचीन राजा, कभी कभी हो जाता है, प्राचीन राजा अखनातेन की पत्नी थी, ठीक है। इनकी एक प्रतिमा जो कि किससे बनाई गई थी? चूना पत्थर से। इनकी नेफरतीति, इनकी एक प्रतिमा जिसका निर्माण किससे हुआ था? चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर व प्लास्टर के द्वारा निर्मित की गई। चूना पत्थर व प्लास्टर के द्वारा निर्मित की गई, ठीक है। चूना पत्थर और प्लास्टर के द्वारा निर्मित की गई, जिसे हम लोगों ने क्या कहा? बस्ट ऑफ नेफरतीति। जिसे क्या नाम दिया गया? बस्ट ऑफ नेफरतीति, इस नाम से कहा गया। वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है? यानी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में जो सुरक्षित है ये न्यूज म्यूजियम बर्लिन, कहाँ पे? न्यूज म्यूजियम बर्लिन, यानी कि जर्मनी, ठीक है, में सुरक्षित रखी गई है। इसका जो शिल्पीकार था, यानी इस मूर्ति को बनाने वाले जो शिल्पी थे वो कौन थे? उनका नाम लिख लीजिए। इस मूर्ति के जो शिल्पीकार थे वो थे थटमोस, थटमोस, साफ साफ लिख दे, कभी कभी हमारी राइटिंग गलत समझ में आती है। थटमोस, ठीक है। इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया या बनाया, ये शिल्पीकार कहलाए। अब ये थी भूमिका किसकी? मिस्र कला की, कि इसका जन्म कैसे हुआ और किस आधार पर यह कला सामने आई। अब हम बात करेंगे मिस्री पिरामिडों की, यानी जो यहाँ से हमें पिरामिड प्राप्त हुए हैं, क्योंकि संबंध तो पिरामिड से है इस सभ्यता का। तो अब हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड से थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, यहाँ पे लिख लीजिए पिरामिड, इनके बारे में आप पढ़ें। तो पिरामिडों को, इनको एक तरीके से इनकी जो गणना की गई थी 7 आश्चर्यों में की गई। इनकी गणना 7 आश्चर्यों में की गई है ना, अजूबा या आश्चर्य, उसमें की गई है। आरंभिक में इनकी रचना मेसोपोटामिया के मंदिरों से अनुकरण में की गई। पूर्व में हमने पढ़ाया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पिरामिडों का निर्माण हुआ था। उन लोगों ने भी धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर ही जन्म दिया था। और जो पिरामिड वहां हुए थे उनको वो लोग जिग्गुरातु
या मंदिर कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो पिरामिड है ये भी उसी धर्म से जुड़े हुए हैं जहाँ इन्हें समाधि स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी का अनुकरण करके यहाँ भी यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का अनुकरण करके यहाँ भी कैसे पिरामिड बने, सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण हुआ। कैसे सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण हुआ और जिन्हें ये लोग क्या कहते थे, मस्तबा कहते थे, जिन्हें यहाँ के लोग मस्तबा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, मस्तबा कहते थे। मिस्र के पिरामिडों को शासकों को यानी जो मिस्र के पिरामिड के शासक थे यानी जो यहाँ के, ऐसे लिख लीजिए, मिस्र के शासकों को किस नाम से भी पुकारते थे, यहाँ के शासकों को फराउनो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फराउनो कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, फराउनो कहा जाता था और उन्हीं राजाओं के ये समाधि स्थल बनाए जाते थे आज के पिरामिड। ठीक है, अब लगभग माना जाता है कि लगभग 2780 ईसा पूर्व, 2780 ईसा पूर्व, ठीक है, 2780 ईसा पूर्व तृतीय राजवंश के संस्थापक, तृतीय राजवंश के संस्थापक, ठीक है, किस वंश के, तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने, कौन थे, सम्राट जोसर, कौन है, सम्राट जोसर ने सक्कारा, ठीक है, सक्कारा जिसे हम लोग कहते हैं मेम्फिस भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेम्फिस भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ये क्या है, ये पत्थर के द्वारा निर्मित पिरामिडों को कहा जाता है। मेम्फिस में सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण करा है। कैसे, में सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण करवाया। ठीक है, कैसे, तो सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण कराया। 2780 ईसा पूर्व तृतीय के राजवंश के जो संस्थापक थे, कौन थे, सम्राट जोसर थे। इन्होंने सक्कारा, ये जगह है जिसे मेम्फिस कहा जाता है, और यहाँ पे सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण इन्होंने कराया। ये पत्थर के द्वारा निर्मित पिरामिड थे। यहाँ पर पत्थर के द्वारा निर्मित पिरामिड थे। ठीक है, कैसे, पत्थर के द्वारा निर्मित पिरामिड। ठीक है, इसके बाद यहीं पर यानी मिस्र में ऐसे लिख लीजिए, मिस्र में पाषाणों से निर्मित भवनों को, पाषाण माने पत्थर, ठीक है, पाषाण निर्मित भवनों की एक विशाल यानी बहुत बड़ी विशाल समृद्ध योजना का आरंभ हुआ। समृद्ध योजना का आरंभ हुआ। ठीक है, कैसी योजना, समृद्ध योजना का आरंभ हुआ। ठीक है, इनका निर्माण इमोहतप, इनका निर्माण इमोहतप, इमोह होना चाहिए, एक तो ऐसे ऐसे नाम रखते थे, इमोहतप। ठीक है, इमोहतप यानी ये शिल्पी है, इमोहतप शिल्पी ने किया। ठीक है, कौन है ये,
इमोतप शिल्पी ने किया जो सम्राट का वजीर था। क्या था? सम्राट का वजीर था। यानी यहाँ पर जो पाषाण से निर्मित भवन बने हैं उन्हें विशाल एवं समृद्ध योजना को आकार देने का काम किस शिल्पीकार ने किया था? इमोतप ने किया था और ये सम्राट के वजीर थे। ठीक है, यानी मिस्र की सभ्यता में जो भवन निर्माण था इसकी एक अपनी योजना थी। पाषाण का मतलब है पत्थरों का प्रयोग करके भवनों का निर्माण यहाँ किया जाता था। इसके बाद बात करेंगे नवंबर 2008 में नवंबर 2008 के अनुसार नवंबर 2008 कब? 2008 में, ठीक है, के अनुसार यह 8 में पिरामिडों की कुल संख्या, पिरामिडों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या लगभग बताई गई 118 या 138, 118 या 138, क्योंकि लगभग है ना, पूर्ण रूप से एकदम ऑथेंटिक नहीं, लेकिन फिर भी कहा गया 118 या 138 रही है। लेकिन इनमें 3 मुख्य, यानी इन पिरामिडों में 3 मुख्य पिरामिड थे जो अत्यधिक फेमस थी। वो 3 कौन कौन से थे? पहले का नाम था खुफू, खुफू, ठीक है। दूसरे का है खफरे, दूसरे का क्या है? खफरे, ठीक, ऐसे लिखिए, खफरे ना नहीं लगे, खफरे। और दूसरे का है मैंकूर, तीसरा क्या है? मैंकूर। देखिए ये 3 जो है अत्यधिक प्रचलित या अत्यधिक फेमस पिरामिड है। तो पहला है खुफू, खफरे और मैंकूर। और इनमें से जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो आपका कौन सा है? सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का जो पिरामिड है ये सबसे विशाल है। आप उठा लीजिए, कह दीजिए सुमे। तो इसमें जो है सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ये आपका है खुफू का है, और सबसे सुरक्षित अवस्था में भी यही है, यानी सबसे सुरक्षित अवस्था में है, ठीक है। और ये है कहाँ स्थित? तो ये स्थित है गीजा में। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, और आगे की जो इसकी थोड़ी सी मेन पॉइंट बचे हैं उसे हम कल की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे अर्जेंट काम आ गया है। और आज एक टेस्ट सीरीज मैंने पढ़ाई है प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित। हो सकता है उसमें थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चे लीड का प्रयोग करके उसे एक बार पढ़ लें। आज के लिए बस इतना ही।